अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ ठीक होंगे। तो आज आपके लिए एक और नए मुल्क की वीज़ा इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। इस टाइम मैं तो मौजूद हूँ जी स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन थोड़ा सा टाइम फ्री था तो मैंने सोचा आपको एक और कंट्री का, जिसका मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ और उसके व्लॉग्स बाद में अपलोड करूँगा, तो मैंने कहा उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। आजकल उस कंट्री ने बहुत से वीज़े ओपन किए हुए हैं, लेकिन आपको डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं फ़ाइल लगाने में। तो इंशाल्लाह जी आज का जो हमारा कंट्री है जी वो है जी यूके, यूनाइटेड किंगडम का। हम यूके का वीज़ा कैसे ले सकते हैं? यूके का वीज़ा लेना कितना मुश्किल नहीं है। यूके जो है वो सिर्फ आपकी एक चीज़ ही देखता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि यूके उन मुल्कों में से है जो सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए वीज़ा देते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसे आपने मेंटेन की हुई है और कैसे नहीं की। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूके के जब आप फ़ाइल VFS के ऑफ़िस में जमा करवाते हैं या इनके एम्बेसी में जमा कराते हैं, तो ये एक ऑप्शन देता है कि आप जाएं, वहाँ जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं और इनकी एक्स्ट्रा फ़ी होती है, वो पे करके आप अपना पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। और जब डिसीजन ये फ़ाइनल कर लेते हैं, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट बैक की ईमेल कर देते हैं, अदरवाइज़ आपको एक ईमेल में भेज देते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो ये है जी चीज़ें मेन। और बाकी इसके आपने डॉक्यूमेंट जो है वो कोई एम्बेसी में जमा नहीं करवाने होते, आपने अपलोड करने होते हैं सारे। खुद भी कर सकते हैं, एम्बेसी ले जाएंगे तो वो भी कर देंगे। तो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं कि खुद ही अपलोड कर दें तो ज़्यादा अच्छा। तो चलें फिर आज की वीडियो करते हैं शुरू कि कैसे आपने इसका वीज़ा सबमिट करना है। तो सबसे पहले सेम हम जिस तरह सारे वीज़ा प्रोसेस करने के लिए करते हैं कि हमने जी सबसे पहले गूगल खोल लेनी है। तो जब आप गूगल खोल लेते हैं तो सेम वही आपने VFS करना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो भी सबमिट करवाने होते हैं वो VFS के थ्रू ही करवाने होते हैं। हर कंट्री के, सिर्फ USA के नहीं करवाना होता है, बाकी सब कंट्री के हमने VFS से करवाने हैं। तो चलो ये VFS हम ग्लोबल खोल लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर है जो फ्रांस के लिए हमने किया था। हम कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो हम लिखते हैं जी हम सऊदी अरेबिया से अप्लाई कर रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं तो हमने लिख देना है भी हम यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं। और नीचे है जी टेक मी टू वेबसाइट, ये उनकी वेबसाइट पे ले जाएगा। तो ये सेम वही फ्रांस की तरह की वेबसाइट आई है जी, अप्लाई फॉर वीज़ा, और हम इसको करते हैं जी स्टार्ट नाउ। तो बाकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, अपॉइंटमेंट करनी है, अटेंड करना है, और फिर आपको एप्लीकेशन ट्रैक करनी है। सेम वही फ्रांस वाली चीज़ें ही हैं कि सबसे पहले आपने अप्लाई वीज़ा करना है और फिर आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है अपने बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट देने के लिए। फिर आपने जनाब साहब वहाँ जाना है, जाके फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक और तस्वीर वगैरह दे के आनी है। और उसके बाद ये प्रीमियम सर्विस होती है जो आपके डोर वो जनाब साहब लॉन्च और ये वो दे देते हैं। और फिर आपने एप्लीकेशन ट्रैक करनी है कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो फिर वो आपको इसका बता देते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, इन्होंने एक नया वीज़ा स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेवर। ये उन कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और वीज़ा उनको मिल जाएगा। ये सिर्फ वीज़े की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें से काफ़ी नेशनल के जो लोग हैं ना वो हैं, आप इसकी डिटेल दे सकते हैं। सऊदी जो नेशनल है, इकामा होल्डर नेशनल है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेवर प्रोग्राम में आते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ से थोड़ा सा इसकी देख लेते हैं। बुक अपॉइंटमेंट, अपलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, विजिट द वीज़ा, ये सारी वही बेसिक है कि जनाब साहब सारी बेसिक्स दी हुई हैं कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और क्या सारी डिटेल्स हैं इसमें दी हुई हैं। लेकिन हमारा ये मेन टॉपिक नहीं है, हमारा ये है कि हमने एग्जैक्ट कैसे अप्लाई करना है इसको। सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जनाब साहब आप रिसर्च करें, डॉक्यूमेंट लगाएं, कौन से आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो ये हम जी क्लिक करके आ गए हैं अब
यूके की डायरेक्ट वेबसाइट पे, ये इनकी इमिग्रेशन और सारी वेबसाइट दी हुई है, ठीक है। सॉरी, ये आ गया जी वीज़ा एंड इमिग्रेशन में आ गया। और यहाँ विज़िट द यूके, क्योंकि हम विज़िट पे जा रहे हैं, वर्क पे नहीं जा रहे और स्टडी पे भी नहीं जा रहे और फैमिली द यूके भी नहीं जा रहे, तो हम जाएंगे विज़िट द यूके। चेक करना है कि हमें वीज़ा ज़रूरत भी है या नहीं है, ये लाजमी चेक कर लिया करें, ज़रा अच्छा हो जाता है। स्टार्ट ना, ठीक है। आपकी नेशनैलिटी क्या है जी? पाकिस्तान। अच्छा, आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं? ठीक है, स्टडी के लिए, ट्रांसलेट ये वो सारा कुछ दिया हुआ, तो हम जा रहे हैं टूरिज़म के लिए, हैं वर्क है, स्टडी है, तो ये सारे दिए हुए हैं, तो हम जा रहे हैं जी टूरिज़म के लिए, तो हम टूरिज़म पे क्लिक करेंगे। अच्छा, वो पूछ रहा है कि आपका कोई फैमिली पार्टनर ये वो कोई है यूके में? हमारा तो कोई जाने वाला नहीं है, जो है वो भी बस ऐसे ही, हमें क्या करना है। उन्होंने अब लिख दिया है यू विल नीड अ वीज़ा टू कम टू, हमें वीज़े की ज़रूरत है, ये लिखा हुआ है जी, यू विल नीड अ वीज़ा टू कम टू यूके, ठीक है जी। तो हमें वीज़े की ज़रूरत है, तो ये हम यहीं पे कर देते हैं इसको क्लोज, ठीक है जी। ये आ गया जी स्टैंडर्ड वीज़ा जो है, वो बताते हैं कि जी आपको अप टू 6 मंथ तक ये होगा, ठीक है। आप इसके ऊपर घूम फिर सकते हैं, काम शाम नहीं कर सकते और ये वो नहीं कर सकते, पेड ये वो सारा कुछ उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन है। हम क्योंकि घूमने जा रहे हैं तो हमें सिर्फ घूम के ही आना है। तो ये आ गया जी अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट दी हैं उन्होंने, जगह जगह पे आपको। अच्छा जी, इसकी फ़ीस है जो £100 है 6 मंथ की, और £200 है 11 मंथ वाले की, और फिर है जी 12 मंथ वाले के लिए अगर आप कोई स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं तो उसके £200 है, और अगर आप 6 मंथ से ऊपर जा रहे हैं तो 376 है। ये 2 ईयर लॉन्ग स्टैंडर्ड होता है जी, और फिर 5 ईयर लॉन्ग भी मिलता है, उसके £70 है, और 10 ईयर लॉन्ग स्टैंडर्ड भी होता है, उसकी ये भी 837। इन मैक्सिमम में आप 6 मंथ वहाँ रुक सकते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो हम करते हैं जी अप्लाई ऑनलाइन। या सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की है, तो इंग्लिश की हमने, और इंग्लिश के बाद ठीक है। ये आ गया कि आपने बायोमेट्रिक किस कंट्री से देने हैं, तो हमें लिख लेना है जी, क्योंकि सऊदी अरब है तो आपने सऊदीया लिखना है, और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी हैं तो आपने वो लिख लेना, तो हम लिखते हैं जी सऊदी अरबिया। नेक्स्ट। अच्छा, अब वो ये पूछ रहे हैं कि आप सऊदी अरबिया में ही देना चाह रहे हैं या कहीं और भी चाह रहे हैं। हमने कहा जी मैं तो सऊदी अरब में ही देना चाह रहा हूँ। तो ये फिर एक दफ़ा वो फिर कंडीशन से बता रहे हैं हमें, कभी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, इस तरह करना है, ठीक है। और आपने अप्लाई करना, फिर वो ये बार बार हमें उनकी जो कंडीशंस हैं वो बताता है, और एक एक जगह पे वो गाइड करिए इनकी वेबसाइट, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़नी। और ये हम करते हैं जी कुछ स्टार्ट नाउ, ये हम आ गए जी स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमें अब अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि सारी एम्बेसीज़ में बनाना पड़ता है हमें, कोई भी मतलब आप अपने अकाउंट बनाना है किसी का भी, जिस किसी भी कंट्री का अप्लाई करें, तो यहाँ पे आईडी लिखें, यहाँ पे पासवर्ड लिखें अपना, तो यहाँ पे लिखना है कि ये जो है ईमेल बिलोंग्स टू यू है, ये आपकी ईमेल है या किसी और की है। तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स ये मेरी है, क्योंकि एजेंट हजरात जो हैं वो सामान एल्स कर देते हैं, तो इसको हम करेंगे। उनका कोई और मेल है, मैंने कहा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना पड़ेगा अपना, वो हम अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं।
अगर यूके में है तो यही नंबर चलेगा, अगर आपके पास इंटरनेशनल रोमिंग का तब यही लिख दें, अगर नहीं है तो लिख दें कि भाई यूके में मेरा कोई और नंबर होगा। लेकिन ठीक है, और ये आपका होम है या ऑफिस का है, ये थोड़ा सा आपने कर देना। वो पूछ रहा है आपके पास और नंबर है तो नो कर दें, है भी तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आपसे वो कांटेक्ट कैसे करें, बाय मेल करें, बाय एसएमएस करें या बाय कॉल करके करें, तो मैंने लिख दिया था कि भी मुझे बाय एसएमएस कर दें। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी मेन फाइल। आपका वो नाम पूछ रहा है कि भाई आपका नाम क्या है। गिवन नेम जो हमेशा होता है वो फर्स्ट नेम होता है। जिस तरह मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है तो मेरा गिवन नेम मोहम्मद है और सर नेम शहबाज है, या लास्ट नेम जो होगा वो शहबाज है। ठीक है, तो ये वो पूछ रहा है कि आप किसी और नाम से जाने जाते हैं, नहीं, हमारा आईडी कार्ड वाला ही लिखना होता है। अच्छा, ये है जी मेल, मैरिड। देखिए ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछते हैं, बिल्कुल बेसिक। हलवा है, हलवा, लोग पता नहीं इसको क्या कहते हैं। फेसबुक का अकाउंट भी बनाए तो इतनी इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस वो लिखना है जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, जिस एड्रेस पे आपको टीसीएस ये रिसीव हो जाए। अच्छा, ये लिख दिया मैंने, सिटी, प्रोविंस लिख दिया, पोस्टल कोड भी लिखना होता है, लाजमी है ये पोस्टल कोड। अगर आपको पोस्ट कोड समझ नहीं आती तो आप इसको नेट से भी देख सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया लिख दिया। अच्छा, वो पूछ रहा है ये एड्रेस सेम है ना जिस पे अगर आपको मेल वगैरह आ जाए तो आप रिसीव कर लें, बाय पोस्ट आ जाए। तो मैंने कहा यस, तो क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो आपको पासपोर्ट बाय टीसीएस भिजवाते हैं तो फिर इसी एड्रेस पे आएगा। वो पूछ रहा कितनी देर हो गया आपको इस एड्रेस पे रहते हुए, तो ये भी लिख लेना चाहिए। अच्छा, आगे पूछ रहा है जिस घर पे आप रह रहे हो आपका रेंटेड है या कोई अदर है, तो मैं रेंटेड पे हूँ तो मैंने रेंट लिख दिया। अच्छा, ये जो है ना जी, ये आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे सारी आपके पासपोर्ट नंबर लिखना है, इशू अथॉरिटी लिख देनी है आपने, इशू डेट लिख देनी है। वही जो सब मांगते हैं वही इन्फॉर्मेशन है, मतलब कोई रॉकेट साइंस बहुत नहीं है। वो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वही है। ये ऑलमोस्ट हर चीज़ में यही होता है। हर एम्बेसी का फॉर्म जब सबमिट कराना है फॉर्म सेम ही सबमिट होता है। प्रॉब्लम होती है आपके जाके डॉक्यूमेंट में, आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिख देते हैं पासपोर्ट की, सेव एंड कंटिन्यू भी है। अच्छा, ये आइडेंटी कार्ड पूछ रहा है वो, ठीक है, शनाख्ती कार्ड जो होता है, ज़ाहिर है हमारे पास आइडेंटी कार्ड है तो हम वो नंबर लिख देंगे। अच्छा, ये लिख दिया। ये वो पूछ रहा है कि जनाब साहब ये इशू कहाँ से हुआ है, हमें पाकिस्तान से हुआ है। इशू डेट पूछ रहा है, और ये एक्सपायरी डेट भी आपने लिखनी है कि आपका ये किस डेट को एक्सपायर हो रहा है। अच्छा, ये वो पूछ रहा है कि जी कंट्री ऑफ नेशनलिटी, ज़ाहिर है हमारा आईडी कार्ड भी वहाँ का है तो पासपोर्ट भी पाकिस्तान का, तो हमने वही लिखना है। बर्थ ऑफ कंट्री भी तो हम पाकिस्तान ही लिखेंगे, और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपका जो भी है, डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है, जो भी आपने लिखना है आप वो लिख दें। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर। अब वो पूछ रहा है कि आपके पास कोई और नेशनलिटी तो नहीं है। मसलन मेरे पास नेशनलिटी पाकिस्तान की है तो मैं पाकिस्तान लिखूंगा, अगर मेरे पास किसी और कंट्री की होगी तो वो भी, इसलिए मैंने नो कर दिया। अब इमिग्रेशन स्टेटस को पूछ रहा है कि क्योंकि मैंने लिखा था कि मैं फ़ाइल सऊदी अरब से कर रहा हूँ, तो वो पूछ रहा है आप सऊदी अरब में किस लिए हैं, विजिट पे हैं या परमानेंट रेजिडेंस हैं या भैया आपके पास इलीगल स्टेटस है, तो कौन सा वीज़ा। तो मैंने लिख दिया कि ये मैं परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास वर्क वीज़ा है तो मैं इसको आई है परमानेंट लिखूँगा। क्योंकि मेरे को अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे तो परमानेंट ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये पूछना है कि आप सऊदी अरब में कब से परमानेंट हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी कर दें तो वो पूछ रहा है कि भाई आप कब से टेम्परेरी हैं।
और मैं आपको ये बता दूं, सऊदी अरब का जो वीज़ा है वो टेम्परेरी होता है। इकामा होल्डर जो है ना वो टेम्परेरी होता है। पीआर होती है जिसमें आपको पासपोर्ट मिलने के चांसेस होते हैं, तो इसमें चांसेस नहीं है, तो इसलिए हम चुनेंगे टेम्परेरी। तो आगे है, ये पूछ रहा है जी एम्प्लॉयड, आप एम्प्लॉयड हैं, जॉब कर रहे हैं, और वो आगे फिर आपकी डिटेल पूछता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो डेट बताएं आपकी, कि आपका एम्प्लॉयर कौन सा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिख देंगे। उसका एम्प्लॉय का नाम लिख दें, आप काम कर रहे हैं, एड्रेस लिख दें, प्रोविंस लिख दें। पोस्टल कोड मैंने आपको पहले बता दिया भाई, उसका लिखना है आपकी कंपनी का। ये कांटेक्ट नहीं करते आपकी कंपनी से, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन उनको बस ज़रूरत होती है कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उनका फ़ोन नंबर भी लिख दें बिला झिझक, तो कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा कि भाई हाँ ये या वो, जो भी है कोई कुछ नहीं करेगा। कब से काम कर रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अब वो आपका जो जॉब स्टेटस, आपकी जॉब की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि भाई आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, किस चीज़ की जॉब कर रहे हैं, और कितनी आपकी सैलरी है, ये बहुत सा डिटेल पूछता है। तो ये आपने लिख देनी है। ये हल्का फुल्का एक दो आपने डिस्क्राइब कर देना अपनी जॉब को कि मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ और ये मेरा स्टेटस ये है, और मैं इस मतलब जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो बता देना कि मैं इस फील्ड में ये काम कर रहा हूँ। जब वो ये पूछता है कि आपकी इनकम और अदर इनकम सोर्सेज हैं, अगर आपके अकाउंट में थोड़ी सी बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो वो आपने लिखना है, ठीक है। तो सेविंग लिख दी है, तो आपको सेविंग का बताना पड़ेगा, और अदर सोर्सेज नहीं है तो आई डोंट लग के तो आगे जाने दें। अच्छा, ये वो पूछ रहा है कि आप कितना स्पेंड करेंगे यूके में, अब कितने दिन का टूर है, और अप्रॉक्सीमेटली कितना एस्टीमेट। आप इसको पाउंड में भी कर सकते हैं और सऊदी रियाल में भी कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है जितना लिखें उतना ही करना होता है, ये सिर्फ उतना दिखाना होता है जितना आपके बैंक में पड़ा हुआ होता है। अच्छा, वो आपसे अब ये पूछ रहा है कि हर मंथ कितनी फिनिश करते हैं इसको ना, मतलब कितना आपने कितना सैलरी, मसलन अगर 2 लाख है तो उसमें से लाख खर्च करते हैं, तो मैंने 4000 कर दी है। मैं हर मंथ 4000 खर्च करता हूँ, बाकी मेरी सेविंग है मेरी सैलरी में से। तो ये है जी, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, नो। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि आपका कौन आपको जनाब साहब जो है, अच्छा ये आपसे कोई पूछ रहा है कि आप तो यूके में कौन किस डेट को आएंगे और किस डेट तक रहेंगे। ये भी आपका जो जिसके अपनी टिकट ली हुई है, होटल बुकिंग करवाई हुई है, वो लिख देनी है। और ये भी लाजमी नहीं है कि आपने इस डेट को ही जाना है, आप डेट आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं आपसे पूछेगा। अच्छा, वो लैंग्वेज पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में इसको आप अपना कर सकते हैं। तो मैंने इंग्लिश, मोस्टली इंग्लिश यूज़ होती है, तो हम इसको करेंगे इंग्लिश। आपका मेन रीज़न क्या है, ये टूरिज़म है, सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं मेन। फिर वो पूछ रहा है कि आप क्यों रीज़न के लिए आ रहे हैं, फिर आपने टूरिस्ट कर देना है, फैमिली और मेम्बर्स वगैरह तो नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। ये एक्टिविटीज़ आपने लिख देनी है जो कि मैंने इस डेट को आना है, मैंने इस डेट को जाना है, और मैंने ये काम करना है, और मैंने ये काम करूँगा। इस तरह आपने छोटा सा डिस्क्राइब कर देना है, 500 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है कि आपने क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे, तो ये आपने ऐसे लिख देना है कि एक्सप्लोर हिस्टोरिकल प्लेसेस इन यूके और फलां इस तरह करके ना आपने ऐसे हल्का सा देना है। ये डज़ंट मैटर, बस ये ना ऐसे उन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए ना ज़्यादा आपको किया हुआ है। अच्छा, ये लिख दिया जी, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब जी जो है जी, ये आपके फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। आपकी जो वाइफ है, अगर आप शादीशुदा हैं, या आपकी जो हस्बैंड है, उसकी डिटेल ये पूछ रहा है। अच्छा, उसकी डिटेल जो है ये आपने गिवन नेम दे देना है, और फैमिली नेम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी है, और लिव, ये वो सारा। ये देखें, अगर मैं इसको आगे करूँगा तो वो कहता है नहीं भी ये आपने लाजमी देना है, इस वजह से जी हमें यहाँ पे अब देना पड़ेगा। अपनी फैमिली की डिटेल जो है ये हमें देनी पड़ेगी, इसके बगैर नहीं है। चाहे वो आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं, चाहे वो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रही, तो ये आपको देनी पड़ेंगी,
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, कोई नाम लिख दें, ठीक है जी, कोई नाम लिख देना, मतलब अपनी वाइफ का, किसी का और का नहीं लिखना। ये उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। कंट्री ऑफ नेशनलिटी ज़ाहिर है पाकिस्तान है। अगर वो आपके साथ रहती है तो येस कर देना है, और अगर वो नहीं रहती तो नो कर देना है। वो आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं, नो, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, ये जो है ये इन्फॉर्मेशन है जी, आपके ऊपर कोई बंदा डिपेंडेंट है, जिस तरह आपके बहन भाई हो गए या कोई और है, तो मैंने लिख देना नो। अगर है तो आप येस कर दें, ठीक है, तो मैंने लिख दी है नो। तो फिर आगे जी आगे आपके पेरेंट्स की डिटेल आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल देनी है, मदर फादर जो भी है। ये पहले मदर का लिखेंगे, उनका नाम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ उनकी, उनकी नेशनलिटी क्या है, ये सेम नेशनलिटी है ज़ा, ठीक है, यस बिल्कुल वो पाकिस्तानी है तो सेम नेशनलिटी होगी। अब आपने अपने फादर की डिटेल लिख देनी है, उनका नाम लिख देना है, आपकी सेम नेशनल वही डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, और उनकी वो कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपने लिख देनी है। और सेम वही पाकिस्तान है और बिल्कुल सेम नेशनलिटी है, तो यस लिख देना है आपने। तो ये है जी फैमिली हु लिव इन द यूके। अब क्योंकि फैमिली यूके में रहने वाली है, नो। अच्छा, आप किसी ट्रिप का ऑर्गेनाइज ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, नो। आप किसी और बंदे के साथ जा रहे हैं, मतलब 2 3 4 5 बंदे जा रहे हैं, तो मैं तो अकेला जा रहा हूँ, सोलो जाते हैं हम सारे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नो। ये पूछ रहा है कि आपको वहाँ पे अपने रहना कहाँ है, तो हम तो उधर हमें कोई नहीं है, हमने नो कर दिया। तो फिर यहाँ पे हमें वो देना पड़ेगा अपना स्टे कहाँ करना है हमने यूके में। तो ये हमने जो booking.com से अपना हॉस्टल करवाया होगा, तो ये हमने उसका एड्रेस लिख देना है यहाँ पे। हाँ, अगर आप किसी दोस्त के या किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं तो फिर उनका देना पड़ेगा, लेकिन पीछे हमने कह दिया कि हमारा कोई रिश्तेदार उधर नहीं है, हमारा कोई दोस्त नहीं है, नो करते हैं, तो इसलिए यहाँ भी हमने नो ही करना है, और फिर आगे एड्रेस देना है। तो आगे वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछने लग जाता है कि आप 10 साल पहले कहीं यूके में थे, नो। वो पूछ रहा है आपने पहले कभी कहीं कोई ट्रैवल किया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड या कहीं भी, तो हमने तो कहीं भी नहीं किया हुआ, ना हमने ऑस्ट्रेलिया किया, ना कनाडा किया, ना न्यूजीलैंड, ना यूएसए, ना स्विट्ज़रलैंड, तो हमने इसको ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अब वो ट्रैवल हिस्ट्री आपसे पूछ रहा है कि आपने कहीं किसी और इसके इनके अलावा जो 5 कंट्री था वहाँ किया है, तो हमने किया हुआ है, हमने गेस कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि हम बताएं भी आप किस किस कंट्री के हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे यूएई गया हूँ, दुबई हम गए हैं, जो हमारी ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो लिखनी है, यूएई गया हूँ, टूरिज़म पर्पज़ के लिए गया हूँ। अब वो डेट पूछ रहा है किस किस डेट को गए हैं, अपने पासपोर्ट पे आपकी स्टैम्प्स होती हैं, वहाँ से लेके अपने इधर लिख लेंगे, और अपनी लीव कब की है, तो ये भी डेट्स आपको होनी चाहिए, क्योंकि आजकल एग्ज़िट की स्टैम्प्स बहुत कंट्री ने ख़त्म कर दी है, तो ये आपको लाजमी याद होना चाहिए कि आपने कब एंट्री की और कब एग्ज़िट की है। इसके अलावा आप किसी और कंट्री में गए हैं जहाँ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो हमारा नो, तो हमने ये नो कर देना। आप यूके में इलीगल इंटर हुए हैं कभी, हम नहीं हुए, हम इसको नो कर देंगे। अच्छा, आपको कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो कोई नहीं होता, इसलिए हमने इसको नो कर देना है, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है, आप फिर वही क्रिमिनल्स का पूछ रहा है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में रहे हैं, नो। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो ये इन सब क्वेश्चंस को आपने ना नो करते जाना,
इसको हमें येस नहीं करना किसी को भी। ये देखें ना, सारा ही रहेगा आप टेररिस्ट के साथ रहे हूँ या आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक़ हो या आप, इन सब को हमने नो ही करना है। और यहाँ पे हमें टिक कर देनी है कि हाँ जी मैंने ऊपर बड़ी सारी डिटेल पढ़ ली है। ये सिक्योरिटी चेक होता है जो हर फाइल के एंड पे हमें करना पड़ता है किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हैं। तो ये भी सेम वही है कि आप किसी के साथ ताल्लुक़ है, जमात के साथ या कोई स्पेशल ग्रुप के साथ ताल्लुक़ है, तो ये सारा आपको वहीं पे करना पड़ता है। तो ये अब आपका जनाब साहब वो पूछने लग गया है कि सिक्योरिटी चेक का आपने कभी काम करना है वहाँ जाके या आपने कभी किया है, तो ये हमने सब जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हमने क्या करना है, नो करते हैं। इसको यस नहीं करना हमने कोई भी। आगे आपकी ये वर्क हिस्ट्री पूछना है, कहाँ पे काम करते हैं, आर्म फोर्स में काम किया है या गवर्नमेंट में किया है या कोई इंटेलिजेंस में सर्विस किया है। तो अगर तो आप अब है तो ठीक है, नहीं तो आपने कर देना सबसे नीचे वाला। बेटर वही है कि अगर आप सबसे नीचे वाला करेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक्स्ट्रा जो एडिशनल नोट होता है ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने कर दिया नो, सेव एंड एग्ज़िट कर दिया। तो ये हमारा आ गया। ये जो हमने अब इन्फॉर्मेशन फ़िल किया ये सारी आ जाती हैं, ठीक है, कंप्लीट रिजल्ट आ जाती है। हाँ, अगर आप इसमें से कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप ये चेंज कर ऑफिस कभी भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको करते हैं कंटिन्यू करने के बाद ये वो पूछ रहा है आपके डॉक्यूमेंट क्या 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 है। अच्छा, वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपका पासपोर्ट है। अदर डॉक्यूमेंट में वो पूछ रहा है कि भी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपका जनाब साहब एविडेंस ऑफ रेजिडेंस है। तो अगर मैं पाकिस्तान से बाहर कर रहा हूँ या पाकिस्तान से कर रहा हूँ तो मेरा आईडी कार्ड चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट की उनकी रिक्वायरमेंट है, बाकी आपने खुद करने होते हैं, ठीक है। ये तीनों डॉक्यूमेंट मैंने कहा ये मेरे पास हैं, ओके। और ये आ गया जी, कंफर्म कर दें। और ये हो गया, ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। ये आप सब पे आपने ये बताना है कि भी मैं 18 से ऊपर हूँ और मैं 18 से नीचे नहीं हूँ, और ये वो जो सारा होता है। तो इसलिए कहना है कि मैं ये 18 से अबाव हूँ, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, ये एग्री एंड। अच्छा, ये आंसर है जी, आई कन्फर्म फलां। इसको फिर कंटिन्यू कर देना है। अब ये आगे फ़ीस, अब आप बताएंगे आपने कौन सा। अब हम 6 मंथ में अप्लाई किया था, 2 ईयर का नहीं, 5 या 10 ईयर का नहीं किया था। तो हमने 6 मंथ का करके इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसकी $122 जो है 6 मंथ की फ़ी है, $122, 122, ठीक है। तो आपने अब इसको स्टैंडर्ड फीस है, तो हमने इसको कर देना जी सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे करने से पहले वो फिर पूछ रहा है कि ये आपको ये वो सबमिट जो आपने एक दफ़ा देख लें, क्योंकि अगर आपने फ़ीस सबमिट करवा दी तो गई। तो इसको कर देते कंटिन्यू। तो ये आ गया जी, हम इसको कार्ड से पे करेंगे, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, बहुत सी हैं, लेकिन हम इसको जो नाम सा मास्टर कार्ड से करेंगे। यहाँ पर लिखना है कार्ड नंबर, यहाँ पे लिख देना नाम, ये डेट और सिक्योरिटी कोड, और इसको कर देना मेक पेमेंट। अब जैसे ही आप पेमेंट सबमिट करवा देंगे तो फिर इस तरह का आपको फॉर्म मिल जाएगा जो कि आपने डाउनलोड कर लेना है और इसको आपने साथ लेके जाना है। जब जिस दिन आप एम्बेसी जाएंगे तो ये आपने साथ लेके जाना है, ठीक है। वो इसको स्कैन करेंगे। तो ये देखें, ये आगे उसने मैंडेटरी जो है जो ज़रूरी है वो बताए हुए हैं, और ये 2 चीज़ें उसने वही मांगी हैं, एविडेंस ऑफ। और इसके अलावा उन्होंने और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा हुआ। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो ये आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के नाम लिख देने हैं और साथ में टिक मार्क करके ऊपर आपने जनाब सब साइन और सिग्नेचर कर देने हैं, और नीचे वाला वो ऑफिसर जो है वो करेगा। तो ये हमारा हो गया अप्लाई वीज़ा।